वेलकम टू द सेकंड पार्ट ऑफ क्विक रिवीजन ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री। लास्ट वीडियो में हमने सारे गवर्नर जनरल्स किए थे। अब इस वीडियो में हम वाइसरोस को करेंगे। आप सिर्फ इतना देखिए कि इन इम्पॉर्टेंट इवेंट्स जो वाइसरोस के हैं, आपका कौन सा इवेंट इतना अच्छे से प्रिपेयर्ड नहीं है, और उसको फटाफट से देख लीजिए, समझ लीजिए, और आपका मॉडर्न हिस्ट्री खत्म हो जाएगा। चलिए, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, नमस्कार एंड वार्म वेलकम फ्रॉम एग्जैक्टाइज टीम। मैं हूँ दीवम एंड आज हम वाइसरोस ऑफ इंडिया करने जा रहे हैं। मेरी एक छोटी सी दरख्वास्त है आपसे, एक रिक्वेस्ट है। अगर ये वीडियोस आपको अच्छे लग रहे हों, अगर इस वीडियो से आपको थोड़ी भी हेल्प हो रही हो, तो प्लीज़ आई वुड रियली अप्रिशिएट अगर आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं ऐसे ही दूसरे सब्जेक्ट्स के लिए भी वीडियोस लाता रहूँगा, जिसके थ्रू आपका बहुत जल्दी क्विक रिविजन हो जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज वीडियो। सबसे पहले आते हैं लॉर्ड कैनिंग। 1858 से लेके 1862 तक इनका कार्यकाल था। और नोटेबल वर्क एंड इवेंट्स में अगर बात की जाए तो द इंट्रोडक्शन ऑफ इंडियन पीनल कोड इन 1860, replacing English criminal law and the civil procedures code of 1859 and criminal procedure code of 1861, which regulated court procedures in civil and criminal matters. फिर द इंडियन हाई कोर्ट एक्ट ऑफ 1861 abolished the existing सुप्रीम कोर्ट एंड established हाई कोर्ट्स। फिर द विड्रॉल ऑफ डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, जी हाँ, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स को हटा दिया गया था। इसके बाद में द इंडियन पुलिस एक्ट ऑफ 1861 recommended guidelines for the police setup in the provinces, the establishment of universities of Bombay, Calcutta and Madras in 1857 as recommended by Wood's dispatch. नेक्स्ट आते हैं लॉर्ड एल्गिन फर्स्ट। 1862 टू 1863 इनका कार्यकाल था और इनके समय सिर्फ वहाबी मूवमेंट हुआ, विच इन्वॉल्व द सप्रेशन ऑफ फेनेटिक मुस्लिम ट्राइब नोन एज वहाबीज। फिर आते हैं लॉर्ड लॉरेंस, जिनका 1864 से 1869 कार्यकाल रहा। इन्होंने इस्टेब्लिश करा इंडियन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को एंड इंट्रोड्यूस्ड अ टेलीग्राफ लाइन कनेक्टिंग इंडिया विथ यूरोप। इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, याद रखिएगा। नोन फॉर द पॉलिसी ऑफ मास्टरली इनएक्टिविटी, यानी कि विच एम्फेसाइज्ड कॉशंस एंड नॉन इंटरवेंशनिस्ट अप्रोच। इसके अलावा ही वॉज एंगेज्ड इन द वॉर विथ भूटान, ठीक है, 1864-65। और इन्होंने ही इनेक्ट किया था पंजाब एंड अवध टेनेंसी एक्ट को। इनके बाद आते हैं लॉर्ड मेयो, जिनका कार्यकाल था 1869 से लेके 1872। इनके कार्यकाल में ही वॉज द सोल वाइसरॉय टू बी assassinated while in office। जी हाँ, इनको मार दिया गया था। द फर्स्ट एवर census in Indian history was conducted in 1871. The Statistical Survey of India was established and financial decentralization was initiated. फिर आते हैं लॉर्ड नॉर्थब्रुक, जिनका कार्यकाल 1872 यानी 1872 से लेके 1876 था। द रिमूवल ऑफ गायकवाड़ ऑफ बड़ौदा इन 1875, द प्रिंस ऑफ वेल्स विजिट, द बिहार फेमाइन एंड द कूका मूवमेंट इन पंजाब वे नोटेबल ऑक्यूरेंस ड्यूरिंग हिज रीन। ठीक है, इसके अलावा और कुछ नहीं था। लॉर्ड लिटन, जो 1876 से 1880 रहे, इनके समय थोड़ी चीज़ें हुई हैं, ध्यान से सुनिएगा। ही गेन्ड नोटरिलिटी एज द मोस्ट इनफेमस वाइसरॉय इन इंडिया। वाई? द दिल्ली दरबार वॉज ऑर्गेनाइज्ड इन 1877 टू कमोरिएट मेमोरिएट या फिर स्वागत में क्वीन विक्टोरिया के, जिनको टाइटल भी उसी समय दिया गया था, केसरिया हिंद। फिर तो देखा जाए मोटा मोटा इन्होंने कुछ नहीं करा, इनके कार्यकाल में क्वीन आई थी, ठीक है। दूसरा, इन रिस्पॉन्स टू द ग्रेट फेमाइन ऑफ 1876-78, द जनरल रिचर्ड लेड द फेमाइन कमीशन इन 1878। तो जनरल रिचर्ड आए थे। जनरल रिचर्ड का पूरा नाम था जनरल रिचर्ड स्टार्ची, ठीक है, जिन्होंने पूरा कमीशन लीड करा था। फिर द आर्म्स एक्ट ऑफ 1878 मेड इट मैंडेटरी फॉर इंडियंस टू ऑब्टेन अ लाइसेंस टू पोसेस आर्म्स। ये ज़रूर था, लेकिन ये एक नेगेटिव चीज़ थी, क्योंकि ये लेकर आए थे लाइसेंस वाली चीज़, तो दूसरे हम इंडियंस तो नाराज़ होते ही सी। फिर 1879 में द इनेक्टमेंट ऑफ द स्टैट्यूटरी सिविल सर्विसेज ब्रॉट अबाउट अ सिग्निफिकेंट चेंज that stating that 1/6 of
the post would now be occupied by Indians from high status families. Additionally, the maximum age for Indian candidates was lowered from 21 to 19. यहाँ पर भी इन्होंने दो नेगेटिव चीज़ करी. पहली, बड़ी पोस्ट बड़े घरानों के लिए, और 21 साल से 19 साल एज कर दी. इसके बाद आते हैं लॉर्ड रिपन, जिनका कार्यकाल 80 यानी कि 1880 1880 से लेकर 1884 तक था. He was known as the most liberal lord. He sympathized with Indians and earned the title of father of local self-government in India. Important. Who was the father of local self-government in India? ये कई बार प्रीलिम्स में पूछा है. तो लॉर्ड रिपन 1880 से 1884. लॉर्ड रिपन was the father of local self-government in India. As the first viceroy in India, he repealed all controversial acts, including the Vernacular Press Act of 1882. Okay. The introduction of First Factory Act in 1881 aimed to ban child labor. To address the recurrence of famines in India, a famine code was implemented. The resolution for local self-government in India in 1882 aimed to continue financial decentralization in order to improve administration. The provincial government divided revenue sources into three groups: central, provincial, and those to be shared between the center and provinces. The Hunter Commission on Education 1882 was constituted to review the progress of education in India since Wood's Dispatch of 1854. The age requirement of civil service exam was raised again 21 years from 19. इन्होंने फिर से 21 साल कर दी थी. The Ilbert Bill 1883 controversy, which aimed to authorize Indian judges to hear cases involving Europeans, resulted a revolt by Europeans. मतलब ये एक ऐसा लेकर आ गए थे बिल, इल्बर्ट बिल, जिसमें इंडियन जज यूरोपियंस का भी केस जज कर सकते हैं. लेकिन इस पर यूरोपियंस काफ़ी नाराज़ हो गए कि वी आर द ब्रिटिशर्स, हाउ कैन इंडियंस कैन जज अस, है ना. ये बहुत कंट्रोवर्सी हो गई थी. लेकिन ये बहुत ज़्यादा लिबरल थे. लॉर्ड रिपन बहुत इम्पॉर्टेंट वाइसरॉय हैं. इनके जितने भी इम्पॉर्टेंट इवेंट्स हैं, आप बिल्कुल एक भी चीज़ मिस मत कीजिएगा, इनसे रिलेटेड आ ही जाता है. नेक्स्ट आते हैं लॉर्ड डफरिन, जिनका कार्यकाल 1884 से लेकर 1888 तक था. विटनेस द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1885. जब कांग्रेस बनी थी तब कौन थे गवर्नर जनरल? तो लॉर्ड डफरिन. और कांग्रेस बनी थी 1885 यानी 1885 में. The annexation of Burma 1886 took place during the Third Burmese War, resulting in the exile of Burmese ruler to India. The Panjshir incident occurred in 1885, where the Russian forces seized Afghan territory south of Amu Darya. This event led to diplomatic crisis between Russia and United Kingdom. Next आते हैं लॉर्ड लैंसडॉन, जिनका कार्यकाल 1888 से लेकर 1894 है. लैंसडाउन के कार्यकाल में इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892 आया, which brought an increase in the number of Indian representatives in the government, allowing them to discuss the budget but without the right to vote on it. दूसरी चीज़ इनके कार्यकाल में द सेकेंड फैक्ट्री एक्ट ऑफ 1891 was introduced to establish regulations on working hours for female workers. The Durand Commission was established in 1893 with the purpose of defining a broader line between India and Afghanistan. इनके बाद आते हैं लॉर्ड एल्गिन सेकेंड 1894 से लेकर 1899. The devastating Great Famine 1896-1897 had a widespread impact across India, resulting in the significant loss of life and liberty. इनके समय कुछ ऐसा नहीं हुआ. लॉर्ड गर्जन 1899 से लेकर 1905 बहुत कुछ हुआ इनके समय. और बहुत इंपॉर्टेंट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है, द बंगाल प्रोविंस वॉज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, बंगाल एंड द ईस्ट बंगाल इन 1905. Various institutions were established under his leadership, including the Archaeological Survey of India, the Department of Commerce and Industry and Agriculture Banks. The Cooperative Credit Societies Act of 1904 was passed under his administration. To improve the police administration, the Police Commission in 1902 was appointed, which was led by Sir Andrew Fraser.
and recommended the establishment of Criminal Investigation Department, which is known as CID, establishment of Agriculture Research Institute at Pusa, the appointment of Raleigh Commission in 1902 aimed to suggest improvements to universities, and the Indian Universities Act was passed in 1904 based on its recommendations. इतनी सारी चीज़ें कर्जन के समय हुए हैं, तो बिल्कुल इसे मिस मत कीजिएगा, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकते हैं. नेक्स्ट आते हैं लॉर्ड मिंटो सेकंड, जिनका कार्यकाल 1905 से लेकर 1910 था. His reign is marked as the era of great political unrest in India. क्यों? क्योंकि the Morley Minto reforms of 1909, known for its divide and rule policy, introduced to separate electoral votes for the Muslims. The anti-partition and the Swadeshi movement aimed to prevent the unjust partition of Bengal through the boycott of foreign goods. The foundation of Muslim League in 1906, the split of Congress occurred during the Surat session in 1907. देखिए पार्टीशन और डिवाइड इन रूल जो इन्होंने करा था, तो पार्टीशन इंडिया और पाकिस्तान वाली चीज़ की जो बीज है ना, वो यहीं बोया गया था. ठीक है, यहीं से पार्टीशन की ज्वाला भड़कना शुरू हो चुकी थी. फिर आते हैं लॉर्ड हार्डिंग सेकेंड, 1910 से 1916. इन्हीं के कार्यकाल में गांधी जी भी आए थे, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़, द एनुअलमेंट ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल इन 1911 वाज डन टू सप्रेस रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़. 1911 में फिर से जोड़ दिया गया था बंगाल को, लेकिन इसमें एक चीज़ ध्यान रखिएगा, बिहार और उड़ीसा को इसमें दूर रखा था. एंड इससे बंगालियों को कोई प्रॉब्लम भी नहीं थी, बिकॉज ये सेपरेट भाषा बोलने वाले, सेपरेट अलग लोग रहने वाले थे, तो इससे कोई दिक्कत नहीं थी. फिर दिल्ली बिकम द न्यू कैपिटल इन 1912. दिल्ली को कैपिटल बना दिया गया था. मेरा आपसे सवाल है कि इससे पहले कैपिटल किसको बनाया गया था या किसे ये मानते थे? सेकेंड, द थर्ड Delhi Darbar was held in 1911 to celebrate the coronation of King George V. फिर आते हैं लॉर्ड चेम्सफोर्ड, 1916 से 1921. The Government of India Act of 1919, also known as the Montagu-Chelmsford reforms, introduced the constitutional reforms and concept of diarchy or dual administration in India. The Rowlatt Act of 1919, और ये भी इन्हीं के समय आया, referred to as Black Act, काला कानून, allowed for imprisonment without any trial. जेल में डाल देना बिना किसी ट्रायल के, ना दलील ना वकील, सीधा जेल. S.P. Sinha became the first Indian to be appointed as the governor of Bihar. The Women's University was founded in Pune in 1916. The Settlers Commission 1917 was formed to propose reforms in educational policy. इसके बाद आते हैं लॉर्ड रीडिंग, जो पढ़ते हैं, रीडिंग काफ़ी रीड करते हैं. 1921 से लेकर 1926, 1921 to 1926, द रॉलेट एक्ट वॉज रिपील्ड. जो काला कानून था उसे हटा दिया गया. प्रिंस ऑफ वेल्स विजिटेड इन इंडिया इन 1921. द मोपला रिबेलियन, अ कम्युनल राइट बाय मुस्लिम पीजेंट्स, ब्रोक आउट इन केरला. ये बहुत इंपॉर्टेंट रिबेलियन था. आई होप आपने इसे पढ़ा होगा. मोपला रिबेलियन, इससे क्वेश्चंस बहुत बने हैं पिछले कई सालों में, तो अगर नहीं पढ़ा हो तो एक बार पढ़ लीजिएगा. The decision to hold simultaneous examination for Indian Civil Services (ICS) in both Delhi and London was made starting from 1923. An important point to be remembered. Please remember this point. Next is Lord Irwin, 1926 to 1931. इनका कार्यकाल था. The Gandhi-Irwin Pact, of a compromise between Gandhi and Lord Irwin, was conducted or concluded in 1928. The boycott of Salmon Commission was organized in response to the adequacy of salmon report. 3 round-table conferences in London were convened to discuss the future of India. The first round-table conference in 1930 was concluded without substantial results and was deemed unsuccessful. Next comes the Lord Wellington, जिनका 1931 से 1936 कार्यकाल था, 1931 to 1936. इनके कार्यकाल में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आया. सबसे इम्पॉर्टेंट मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कह लीजिए, या हमारा कॉन्स्टिट्यूशन 70% जहाँ से आया है वो कह लीजिए, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के समय लॉर्ड वेलिंगटन थे. The second roundtable conference held in 1931 saw the participation of Gandhi as well as the representative of Congress. British Prime Minister Ramsay MacDonald introduced
A communal award in 1932. The Pune Pact of 1932 was reached between Gandhi and Ambedkar. ये जो communal award था आपको पता होगा, separate electorate and all that stuff, जिसमें की वजह से अंबेडकर तो खुश थे, गांधी नहीं थे, और गांधी अनशन पे चले गए थे। अंबेडकर इनसे मिलने पूना के अंदर गए थे, पूना की जेल के अंदर, और इनके बीच में सुलह हुआ था जिसे गांधी अंबेडकर पैक्ट भी कहा जाता है। और गांधी की बात मान ली गई थी, लेकिन गांधी जी ने वादा करा था कि मैं डबल सीट्स दूंगा रिजर्वेशन, लेकिन आप अलग वोट नहीं मानेंगे। Okay. The third round table conference held in 1932 failed as neither Gandhi nor Congress attended it. तो आपको ये हमेशा याद रखना है कि सिर्फ सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को अटेंड किया था गांधी और कांग्रेस ने, फर्स्ट और थर्ड नहीं किया था। लॉर्ड लिथगो 1936 and 1944, he was the viceroy of India with the longest reign. कोई भी सवाल कभी भी ऐसा आ सकता है कि लॉन्गेस्ट reign के लिए कौन सा वाइसरो था जो लॉन्गेस्ट टाइम तक रहा, तो लॉर्ड लिथगो 1936 1936 से लेकर 1944। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट was implemented in provinces participating in the 1937 elections. Congress formed the government of the federation level during the general elections of 1936-37. Subhash Chandra Bose formed the Forward Bloc in 1939. The August Offer in 1940 proposed dominion status for India in exchange for Indian support in World War II. The Cripps mission arrived in India in 1942 with constitutional proposal. The Quit India movement was launched in 1942 after the failure of Cripps mission. Lord Wavell 1944 से लेकर 1947 बस आज़ाद हो ही गए हैं। द वेवेल प्लान एम टू अचीव बैलेंस रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल इंडियंस एंड रिजॉल्व कॉन्स्टिट्यूशनल डेडलॉक इन इंडिया कॉज्ड बाय मुस्लिम लीग्स डिमांड फॉर पार्टीशन। द CR formula 1944 devised by C. Rajagopalachari aimed to address the political impasses between Muslim League and Congress concerning the independence of British India by fostering cooperation. The cabinet mission of 1946 was established to facilitate the peaceful transfer of power to India. On August 16, 1946, the Muslim League observed the Direct Action Day to protest against the rejection of their demand for a separate Muslim state. Clement Attlee, the Prime Minister of England, made the Attlee's Declaration announcing the end of British rule in India by June 1948. क्या कहा था उन्होंने कि हम जून 1948 में आपको इंडिपेंडेंस देंगे। द सेग्रीगेंट प्लान ऑफ एजुकेशन इन 1944 proposed a comprehensive scheme to achieve universal literacy in India inspired by educational standard prevalent in England. Last, Mountbatten 1947-1948, जो लॉर्ड माउंटबेटन हैं, served as the last viceroy of British India and later became the first Governor General of independent India. Yes, independent India के first Governor General कौन थे? तो Lord Mountbatten. The Indian Independence Act of 1947 was passed by the British Parliament, ratified the plan for dividing India into two separate states, India and Pakistan, with Lord Mountbatten and Jinnah in it. So this was the second part. I hope आपको वीडियोस दोनों ही काफ़ी अच्छे लगे होंगे और आपका पूरा मॉडर्न हिस्ट्री इन दोनों वीडियोस में कवर हो चुका होगा। मैं ऐसे ही और वीडियोस दूसरे सब्जेक्ट्स की लाता रहूँगा। मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स, एंड अगर आप ऐसा करेंगे तो मुझे और मेरी टीम को और भी ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा ऐसे ही और वीडियोस बनाने के लिए। So please like this, share it with your friends again, and मैं आपको मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में। Till then, all the very best for your examinations.